हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का एक बार। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे क्लासिफाई किया। इससे पहले हमने पढ़ा था डोबेर एंड ट्राइड्स। ट्राइड्स में तीन तीन के एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे उसने, और मिडिल एलिमेंट का जो मास होता है वो बाकी दो ऊपर और नीचे वाले के मास के एवरेज के आसपास होना चाहिए। दूसरा जो रूल आता है वो आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये ऑक्टेव वर्ड अगर आपने कहीं थोड़ा बहुत ही म्यूजिक अगर आपको आता है तो ऑक्टेव वर्ड आता है म्यूजिक के अंदर। यानी जो हमारे पास टोटल नोट्स 7 होते हैं, 7 सुर होते हैं म्यूजिक के अंदर, 7 सुर होते हैं। और अगर आठवां अगर आप गाओगे तो फिर वो रिपीट होता है। जैसे कि अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत म्यूजिक, कौन कौन से होते हैं नोट्स? एक तो होता है सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, फिर सा आता है। तो इसको बोलते हैं वन ऑक्टेव कंप्लीट होना। यानी अगर यहां से आप गाना शुरू करोगे कि सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आएगा वापस, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेव पूरा होना। एक नोट 7 होते हैं, बस 7 सुर होते हैं म्यूजिक के अंदर, 7 सुर होते हैं, 8 नहीं होते हैं। जब आप गाते हो तो सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा बोलते हो आप। तो कुछ ना कुछ यहाँ ये होने वाला है, कुछ ना कुछ। तो न्यूलैंड ने जो अपना क्लासिफिकेशन किया वो ऑक्टेव के हिसाब से कुछ मैच कर रहा था। अब वो क्या मैच कर रहा था समझेंगे इसको हम। वो मैच कर रहा था इस, जैसे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर क्या होता है कि पहला नोट 7 नोट के बाद फिर से रिपीट होता है। जब आप गाते हो तो सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सा आता है। वैसे ही एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन ने उसने कुछ यूज किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि अब न्यूलैंड तो भैया कोई इंडियन था नहीं, वो तो बाहर के साइंटिस्ट थे। अब वो वहाँ पर सारे गामा नहीं होता है, वहाँ पर नोट्स दूसरे होते हैं। वहाँ पर नोट्स सारे गामा नहीं होते हैं, नोट 7 ही होते हैं वहाँ भी, लेकिन उनको गाया दूसरे तरीके से जाता है। वो नोट्स हैं, मुझे याद तो है नहीं, मैं देखना पड़ेगा मुझे। डो, रे, उसके बाद आता है आपका मी फा, मी फा सो ला टी। ये नोट्स हैं वेस्टर्न नोट्स, जो वेस्टर्न कंट्रीज में गाए जाते हैं वो ये वाले नोट्स से गाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये वाले नोट्स होते हैं। तो सुर होते हैं 7, देयर आर 7 नोट्स, या 7 सुर बोलते हैं जिसको आप। और आठवां सुर उसके बाद 8 नहीं होता है, वो रिपीट होता है वापस। नी के बाद फिर से आप सा बोलते हैं जब आप कंप्लीट करते हो पूरे का पूरा म्यूजिक को। तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। न्यूलैंड ने दिया, जो उसने क्या किया, एलिमेंट जितनी भी उस टाइम पे नोन थे सबको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सबका मास, राइट, ए बी सी डी एंड सो वन, मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, लाइक 1 देन 2 3 4 एंड सो वन। तो उसने देखा कि जैसे पहले के बाद अगेन आठवां क्या करता है, रिपीट करता है। सारे गा मा पा दा नी, फिर रिपीट करता है पहला और आठवां, द फर्स्ट वन एंड द 8th वन। वैसे ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी पहले की प्रॉपर्टीज 8th वाले के साथ रिपीट कर रही थी। तो इसी बेस पे उसने बोला कि इट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो फिलहाल तो उसको हम देखते हैं पहले कि क्या है लॉ ऑफ ऑक्टेव, कैसे मैच कर रहा है इन नोट्स के साथ, और ये 7 नोट्स के बेस पे उसने कैसे ड्राइव किया उसको देखते हैं। ठीक है, ऑक्टेव तो समझ गए ना आप, ये तो म्यूजिक वाले पढ़ाएंगे नॉर्मली, लेकिन मालूम होना चाहिए आपको कि 7 नोट्स होते हैं और आठवां जो होता है वो रिपीट होता है। उसको हम ऑक्टेव कंप्लीट होना बोलते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक जब आप गाओगे तो बोलोगे आप 1 ऑक्टेव मेरा कंप्लीट हो गया है। वैसे ही वेस्टर्न के अंदर ये वाले होते हैं, डो रे मी फा सो ला टी। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव उसने कैसे डिराइव किया। मैंने मेंडलीव की, सॉरी, न्यूलैंड की जो टेबल है वो ड्रॉ कर दी है यहाँ पर। ये सारे नोट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, और उसके नीचे एलिमेंट्स हैं। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखे गए हैं, लाइक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, देन लिथियम 7, देन बेरिलियम 9, देन बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 एंड सो ऑन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे उसने रखा। ठीक है, अब उसने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं कुछ कुछ एलिमेंट लूंगा आपको समझ जाओगे कि इसको देखो, लिथियम, लिथियम
लिथियम से काउंट करना शुरू करो। काउंट करते हैं लिथियम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ रहा है? सोडियम। यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर रहेंगी। कैसे देख सकते हो आप? अगर हम आज के बेस पे चेक करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,1 और 2 8 1। देखो दोनों के लास्ट में 1 1 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इट मीन्स दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इनके पास क्या होने वाली है? सिमिलर प्रॉपर्टीज होने वाली है। यानी एट्थ एलिमेंट, यानी लिथियम का जो एट्थ एलिमेंट है वो है सोडियम, और उन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। बेरिलियम को देखो, ये बेरिलियम यहाँ से काउंट करता हूँ मैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, क्योंकि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,2, दैट इज 2 8 2। यानी मैं इसको अभी आपको आजकल के हिसाब समझा रहा हूँ कि क्यों प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है? क्योंकि अभी तो आप समझते हो कि टेबल के अंदर जिसके पास सेम सेम इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है। तो दैट मीन्स बेरिलियम और Mg की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। साफ समझ में आ रहा है यहाँ पर? हमको बिल्कुल आ रहा है, यस। यानी एट्थ एलिमेंट है। उसके बाद चेक करो, बोरॉन का एट्थ एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, एल्यूमिनियम है। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सिमिलर रहेंगी। तो बोरॉन का नंबर होता है आपका 5, एल का एटॉमिक नंबर होता है 13। जो मैंने लिखे तो मास लिखे हुए हैं ना, उन लोगों ने नंबर की बात की ही नहीं थी, ठीक है? वो सब मास की बात कर रहे थे। बट मैं आपको समझाने के लिए एटॉमिक नंबर के बेस पे समझा रहा हूँ कि क्यों बेरिलियम बोरॉन की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के सिमिलर है। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,3 आएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 8 3 आएगा। देखो दोनों के लास्ट में 3 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है। तो ये क्या मिला उसको? जस्ट लाइक लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि हर एलिमेंट को अगर मैं काउंट करूं, उसका एट्थ एलिमेंट काउंट करूं, तो क्या होता है? प्रॉपर्टीज सिमिलर कर रही है। चेक कर सकते हो, कार्बन का जो एट्थ एलिमेंट कौन होगा? सिलिकॉन। दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती है। नाइट्रोजन का एट्थ एलिमेंट, आठवां एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ रहा है? फॉस्फोरस आ रहा है। दैट मीन्स NNP हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये था उसका बेसिस। जब उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने जो एलिमेंट नोन थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रख दिया, पहली बात की। फिर उसने देखा कि हर एलिमेंट का एट्थ एलिमेंट क्या आ रहा है? प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज पे सिमिलरिटी आ रही है। तो वो किससे मैच कर रहा था? वो ऑक्टेव से मैच कर रहा था, जैसे कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से क्या आता है? सा आता है। वैसे ही हर एलिमेंट का आठवां एलिमेंट, लिथियम का एट्थ एलिमेंट सोडियम है, बेरिलियम का एट्थ एलिमेंट मैग्नीशियम है, बोरॉन का एट्थ एलिमेंट एल्यूमिनियम है, कार्बन का एट्थ एलिमेंट सिलिकॉन है। तो ऐसे करते करते उसे क्या मिली थी? एक यूनिकनेस मिली थी, जिसको उसने क्या नाम दे दिया? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव क्यों बोला? बिकॉज ये मैच कर रहा था म्यूजिकल नोट्स के साथ, तो इस वजह से इसको बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब लॉ क्या था? यही तो लॉ है। क्या किया? देखो, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, क्या किया उसने? सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रख दिया। तो क्या मिला? द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट आर द रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी हर एलिमेंट का आठवां एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है। इसका एट्थ एलिमेंट ये, इसका एट्थ एलिमेंट ये, इसका एट्थ ये, इसका एट्थ ये, इसका एट्थ ये, इसका एट्थ ये। या सोडियम का एट्थ देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटेशियम आता है, तो ये सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सिमिलर रहेंगी। तो यही है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने क्या किया? उसने सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया। एटॉमिक मास में लगाने के बाद उसको एक चीज क्या मिली? नोट्स के जैसे मिली। जैसे म्यूजिक के अंदर नोट्स होते हैं कि एट्थ नोट रिपीट होता है, 7 तो होते हैं नोट्स, 8वां फिर से रिपीट होता है, यानी सारे गामा पादा नी के बाद फिर से सा बोलते हो आप। वैसे ही लिथियम का एट्थ एलिमेंट सोडियम आ रहा है, बेरिलियम का एट्थ एलिमेंट मैग्नीशियम आ रहा है। तो क्या बोला गया? इसको बोला गया इट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये अभी और भी एक टेबल है, हमें जरूरत यहाँ तक पड़ेगी, से काम चल जाएगा। हमने कोबाल्ट और निकल को उसने एक साथ लिख दिया था यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं, आप चेक कर लो, फ्लोरीन का एट्थ एलिमेंट कौन सा है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन एक साथ आते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजेंस बोलते हैं जिनको आप।
तो ये इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो किससे मैच कर रहा था, ऑक्टेव के साथ मैच करता। ऑक्टेव्स कहाँ पर होते हैं, म्यूजिकल नोट्स के अंदर होते हैं। तो इस वजह से इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। बहुत सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी बात, है क्लियर है ना। तो इसको आप नोट कर लो तुरंत। फिर हमें थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तुरंत यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना आपने, ये लॉ है और ये इसका टेबल है, ठीक है। अब अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो अब हम इसके लिमिटेशन में आते हैं। रूल तो बना, क्लासिफिकेशन कर दिया उसने, अपना रूल लगाया उसने, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला और सारा टेबल बनाई। वो टेबल आपके म्यूजिकल नोट के साथ मैच कर रही थी तो उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दिया गया और ये बना दिया पूरा का पूरा उसने, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ गई। कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे नोट भी कर लेंगे हम। पहली लिमिटेशन तो यही है आपकी कि हाइड्रोजन का जो 8th एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। बल्कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं। हाइड्रोजन तो आपको मालूम है कहाँ रखा गया है, फ्लोरीन कहाँ पर रखा गया है। तो पहली बात लिमिटेशन इसकी यही आ गई। इसमें जो गड़बड़ आई थी वो थी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का 8th एलिमेंट फ्लोरीन है, तो दैट मीन्स दे डू नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव काम नहीं किया इसका पहला बात। एच तो अभी भी एक्सेप्शन है टेबल के अंदर, वो नॉन मेटल है लेकिन कहाँ रखा गया है, मेटल के साथ रखा गया है। तो ये पहली हो गई इसकी प्रॉपर्टी लिमिटेशन कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन। जो एक स्लॉट बनाए, इस स्लॉट में सिमिलर एलिमेंट आने चाहिए थे। लिथियम सोडियम पोटेशियम सिमिलर एलिमेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक जैसे होते हैं। मैं कैसे बोल रहा हूँ एक जैसे, अगर आप तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप क्या मिलेगा, सेम मिलेगा आपको, लास्ट में सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके। तो पहली हमारी लिमिटेशन ये होगी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी देखते हैं, तो दूसरा आपको यहां पर दिख जाएगा, देखो। अभी उसने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगाते हैं। क्या बोला उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगाते हैं। लेकिन उसने पहले 51.96 वाले को रखा, फिर कम वाले को रख रहा है। तो मतलब इस पोजीशन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा है। साफ दिख रहा है, देखो क्रोमियम की कितना है 51.96 और टाइटेनियम का मास कितना होता है 47.88 है। सारे एटॉमिक मास है, ये नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नंबर यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में ईजी हो, बिकॉज आपको नंबर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखना आता है। तो जिसके लास्ट में जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रॉपर्टी वैसी होती है। जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जिनके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। तो इसलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एडवांस मतलब जो अभी लेटेस्ट है उसको लेके चल रहे हैं हम। तो फिलहाल इसमें सब कुछ मास के बेस पे रखा गया था, कोई नंबर की बात नहीं की है। तो यहाँ पर तो साफ साफ आपका मास इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो गई। 51 के बाद 47, बल्कि 47 पहले आना चाहिए था, 51 बाद में आना चाहिए था। तो ये इसकी दूसरी ड्रॉबैक हो गई कि सम टाइम द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास इज नॉट फॉलोड। इट मीन्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम तक ही काम कर रहा है बस, कैल्शियम से आगे जाने पर नहीं कर रहा है। दूसरी हो गई। और एक रीजन और है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे ना, अब इसके लास्ट में 2 आएंगे, इसके लास्ट में 2 आएंगे, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बोरॉन एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमिलर होता है, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लास्ट में 3 आएंगे। लेकिन यहाँ में कौन आ गया, क्रोमियम। क्रोमियम की प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल मैच नहीं करती है, क्रोमियम तो एकदम डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है। तो इस स्लॉट में भी क्रोमियम अलग आ चुका है। बोरॉन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक साथ जैसे, लेकिन क्रोमियम की प्रॉपर्टी, एल्यूमिनियम का 8th एलिमेंट क्रोमियम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि ये लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल हो रहा है, ओनली ऑन कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरी ड्रॉबैक हो गई इसकी। जो थर्ड ड्रॉबैक है वो है कि कोबाल्ट और निकल दोनों को एक साथ रख दिया, वो भी फ्लोरीन क्लोरीन के स्लॉट में। फ्लोरीन क्लोरीन तो नॉन मेटल्स हैं, गैसेस होती हैं। कोबाल्ट निकल मेटल्स हैं, तो इस स्लॉट पे तो इनको आना ही नहीं चाहिए था। तो ये दोनों एलिमेंट एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो ये 3 इसकी ड्रॉबैक भी हो गई। बात समझ में आई। कौन कौन से ड्रॉबैक बोला मैंने, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजिशन फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन वाले स्लॉट में है। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का 8th एलिमेंट कौन सा, फ्लोरीन आ रहा है। प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है, पहला। दूसरा, इन सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा है। तीसरा,
ये लॉ ओनली ऑन कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम से जब आगे बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज एल्यूमिनियम का 8th एलिमेंट क्रोमियम है। आप काउंट करोगे एल्यूमिनियम से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमियम आएगा, प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल है? ओनली कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। तो आपकी ये प्रॉपर्टी, ये इसकी लिमिटेशंस भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको मिटा के मैं ऊपर इसकी लिमिटेशंस लिख देता हूँ। अब ये तो समझ गए होंगे लिमिटेशन क्या है। अब मैं लिख देता हूँ कॉपी पे, बोर्ड पे। सो आ जाओ लिमिटेशन पे। अब तो जो पहली लिमिटेशन है कि द लॉ ऑफ ऑक्टेव फाउंड टू बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, पहला। दूसरा, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन along with क्लोरीन एंड फ्लोरीन एच की पोजीशन फ्लोरीन क्लोरीन वॉज नॉट जस्टिफाइड, ये जस्टिफाई भी नहीं कर पाया कि इसने क्यों रखा है यहाँ पर। ठीक है, और जो तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो आपको मालूम है कि इन सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वॉज नॉट ओबेड, यानी किसी जैसे कि ये पोजीशन पर यहाँ पर। तो इसके थर्ड जो इसकी लिमिटेशंस आएगी वो आएगी कि इन सम प्लेसेस द लॉ इंक्रीजिंग ऑर्डर वॉज नॉट ओबेड, सम प्लेसेस increasing order of atomic mass was not obeyed। तो कुछ जगह पे, जैसे कि ये जगह मिली मुझे कि इस जगह पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ओबे नहीं कर रहा था, फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये तीन इसकी हो जाती हैं लिमिटेशंस। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। पहला तो ये पूछता है आपसे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। तो मैंने लिखा दिया है कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट अपने 8th की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, और दूसरा उसकी लिमिटेशन पूछता है एग्जाम में। तो लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विथ क्लोरीन एंड फ्लोरीन वाज नॉट जस्टिफाइड। ऐसे कैसे हो सकता है? इन सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट ओबेड। तो ये हो जाता है आपका एक कंप्लीट अबाउट द न्यूलैंड क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हुआ क्या था। देखो, न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा, ठीक है, लगा दिया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद उसने देखा कि हर एलिमेंट का 8th एलिमेंट, अगर वहां से काउंट करके आप 8th तक पहुंचते तो प्रॉपर्टी ये कर रही है, मैच कर रही है। दूसरे का 8th काउंट देखो, प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तीसरे का 8th देखो, प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो ये चीजें कहां से मिलती हैं? हम ऑक्टेव में भी ऐसा ही होता है कि 8वां जो नोट होता है वो रिपीट होता है। तो उसने इसलिए उसको बोल दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उस बेस पे उसने अपनी पूरी की पूरी टेबल डिराइव कर दी। अब टेबल डिराइव होने के बाद कुछ लिमिटेशंस आई। कौन कौन सी लिमिटेशंस? पहली यही है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, जो मैं बता चुका हूं। हाइड्रोजन की पोजीशन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है। इन सम प्लेसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट ओबेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर ओबेड नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक और था कि क्लोरीन और कोबाल्ट और निकिल कोबाल्ट की पोजीशन एक साथ भी कैसे रख दी उसने, ये भी हम लिख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आप लिख लेना। चौथा कि जो लास्ट में यहाँ पर कोबाल्ट और निकिल था, दोनों एलिमेंट को एक ही स्लॉट में रख दिया, दोनों को एक साथ रख दिया, एक ही साथ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चौथा वाला आप लिख सकते हो कि द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकिल इन द सेम पोजीशन इन द सेम स्लॉट टुगेदर इट नॉट पॉसिबल। एक साथ नहीं रख सकते हैं, दो एलिमेंट को एक ही जगह पे नहीं रख सकते हैं, दो जगह चाहिए उसको अलग अलग। तो यही है लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव, और ये है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव भी। तो आई थिंक आपको ये बात बहुत सिंपल है, समझ में आ गई होगी, कुछ नया था नहीं। ठीक है, अब जो हम अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो बहुत ज़्यादा उसने उसको एडवांस लेवल तक पहुंचाया था। उसने बहुत सारी चीज़ें की थी, उसमें कुछ तरीके अपनाए थे। तो मोस्टली उसने बहुत अच्छा काम किया था मेंडलीव ने। कुछ प्रॉब्लम रही, उस प्रॉब्लम रहने की वजह से भी हमने आजकल नई टेबल बनाई। लेकिन हम फिलहाल अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन की। मेंडलीव ने कैसे क्लासिफिकेशन किया और कैसे उसने अपनी खुद की एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट की थी, और उसमें क्या कमियां आई और क्या उसके अंदर अच्छाई थी, वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना, इसकी लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन आप
खुद लिख लेना कि लास्ट जहाँ पर लिखा था जो मैंने, वो कोबाल्ट निकल की पोजीशन एक साथ रख दी थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।